हेलो बच्चों, आज हमारा पाठ कारतूस उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो पाठ है हमारा कारतूस, इस पाठ के लेखक हैं हबीब तनवीर जी। हबीब तनवीर कौन थे? एक नाटककार थे और इनका जो जन्म हुआ था वो 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था और 1944 में नागपुर से स्नातक की इन्होंने उपाधि प्राप्त की। स्नातक कौन होते हैं? स्नातक कौन सी उपाधि होती है? बीए, जो हमारी आगे जो डिग्री होती है इंटर के बाद, स्नातक और स्नातकोत्तर जो होते हैं वो भी उपाधियाँ। उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने चले गए और फिर जब वह दिल्ली वापस आए तो एक पेशेवर नाट्य मंच की उन्होंने स्थापना की। इस तरह से ये एक नाटककार ज़्यादा है, कवि भी हैं, पत्रकार हैं, नाट्य निर्देशक भी रहे और अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त भी की। अभिनेता द हीरो भी बने और इस तरह से तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उनको कई पुरस्कार भी मिले। इसमें जो एक हमने ज़्यादा सुना होगा वो चरणदास चोर, ये नाटक हमने बहुत सुना है। और भी इस तरह के उन्होंने कई नाटक लिखे, क्योंकि ये कौन थे? नाटककार ज़्यादा थे। अब हम आते हैं इस पाठ में आखिर है क्या, इस पाठ में बताया क्या गया है। तो प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जांबाज के कारनामों का वर्णन है। किस प्रकार का जांबाज? जो अपनी जान को भी हथेली पर रखता है। तो ऐसे जांबाज की कहानी है और ये समय है जब अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास शुरू हो गए थे। तो आप जानते हो कि अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते थे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने यहाँ की छोटी छोटी रियासतों पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। और जब उनकी इस नीयत का पता लगने लगा, लोगों को लगने लगा कि ये तो यहाँ व्यापार नहीं बल्कि यहाँ पर अपना अधिकार, अपना शासन शुरू करते जा रहे हैं और इनकी नीयत तो यही है, तो लोगों ने क्या किया था? यहाँ के उन नवाबों ने उनको यहाँ से खदेड़ने का प्रयास भी शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही एक प्रयास करने वाला एक जांबाज है, उसी के कारनामों का यहाँ पर वर्णन है। और उसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था, एकमात्र ही उसका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। अब आते हैं हम अपने इस कहानी पर। कहानी का ही नाटक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है और ये नाटक क्या है हमारा? कारतूस। कारतूस का मीनिंग आपकी समझ में आता होगा। कारतूस क्या होता है? कारतूस होता है जो बंदूक में पड़ता है और बिना कारतूस के तो बंदूक किसी काम की है नहीं, क्योंकि कारतूस के द्वारा ही व्यक्ति इनको क्या किया जाता है? मारने का काम किया जाता है। तो इसमें पात्र हैं। पात्र होता है जो नाटक में जो भाग लेते हैं हम उनको पात्र कहते हैं। तो इसमें पात्र केवल 4 हैं। कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है और एक सवार है। सवार मतलब जो घोड़े पर सवार होकर आया था उसको कहा गया है सवार। तो एक सवार है। तो अब हम आते हैं और इसकी जो टाइमिंग है वो केवल 5 मिनट की है और उस ज़माने की बात है सन 1799। कब की बात है? 1799। और समय था रात का। स्थान था गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, मतलब खेमे के अंदर का हिस्सा। और वहाँ पर 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। मतलब जो सीन क्रिएट किया गया है वो इस टाइप का था कि वहाँ पर 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, क्योंकि चांदनी रात है, चांद आकाश में है तो चांदनी छिटकी हुई है, तो चांदनी बाहर है।
चांद की चांदनी बाहर नजर आ रही है, मतलब बाहर रोशनी है और अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल कहता है कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। ये दो बैठे हैं ना, ये दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। तो कर्नल कह रहा है कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट ने जवाब दिया, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल कहता है, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, केवल 5 महीने ही उसने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। तब अवध के दरबार से अंग्रेजी असर को, जो अंग्रेज़ों का जो प्रभाव था, उसको वो बिल्कुल ही पाक कर देने में, बिल्कुल ही मिटा देने में वहाँ वो लगभग कामयाब हो गया था। अब लेफ्टिनेंट जवाब देता है, कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है। अब वो पूछता है कि कर्नल कॉलिंज, ये जो सादत अली का नाम सुना है, ये कौन है। अब वो सादत अली के बारे में बताता है। वो कहता है, कर्नल कहता है, आसिफ उद दौला का भाई है। कौन है ये? सादत अली आसिफ उद दौला का भाई, वजीर अली का और उसका दुश्मन। वजीर अली और किसका? आसिफ उद दौला का कौन है? वो दुश्मन है। असल में क्या था, नवाब आसिफ उद दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। क्यों किया? क्योंकि उसको लग रहा था भाई के तो कोई संतान होगी नहीं और उसकी जितनी भी जायदाद है वो सब मेरी हो जाएगी। लेकिन जब उसके बहुत टाइम बाद उसके क्या हुआ, आसिफ उद्दौला का के यहाँ पुत्र ने जन्म ले लिया, वजीर अली का जन्म हो गया। जब वजीर अली का जन्म गया तो उसको लगा कि अब तो ये सारी दौलत उसके बेटे को मिलेगी और मुझे अब कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसने सोचा, मेरी जितनी भी क्या हो रही थी, अब तक मैं मौज मस्ती मना रहा था, वो सब मेरी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उसको अपनी मौत लगा। वो वजीर अली की जो पैदाइश थी वो सादत अली को अपनी मौत की तरह लगी। लेफ्टिनेंट ने कहा, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने में क्या मसलहत थी। मतलब जो हमने वो लेफ्टिनेंट कह रहा है कि मगर जो हमने सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाया उसमें क्या रहस्य था, मसलहत मतलब क्या रहस्य था। तो कर्नल जवाब देता है कि सादत अली हमारा दोस्त है। अंग्रेज़ों का कोई दोस्त होता है? कभी नहीं। वहाँ पर एक लालच होता है। तो वो कह रहा है, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, मतलब बहुत ऐशो आराम वाला आदमी है। इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, मतलब जो उसकी जायदाद थी वो उसकी अपनी तो थी नहीं, थी तो वो वजीर अली की। तो कह रहा है उसने क्या कर दिया, आधी हमको दे दी और 10 लाख रुपए नगद भी दिए। अब वो भी मज़े करता है और हमें भी क्या मिल गया, 10 लाख रुपए भी मिल गए और क्या मिल गया, वो सारी दौलत भी मिल गई। तो इसलिए अब वो भी क्या करता है, मज़े कर रहा है और हमें भी दौलत मिल गई। इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं, अब हम भी मज़े कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नाटक है वो अब आगे कह रहा है कि लेफ्टिनेंट कह रहा है, सुना है ये वजीर अफ़गानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है, मतलब उसको बुला रहा है। कर्नल कह रहा है कि अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शम्सुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट पूछता है कि कौन शम्सुद्दौला। तो उसने कहा कि कर्नल ने कहा, नवाब बंगाल का निस्बती, रिश्ते का भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट ने कहा, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। मतलब सभी लोग जो है वो कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके खिलाफ सारे भारत में क्या हो गया है, एक जागरूकता आ गई है। तो कर्नल ने कहा, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। वजीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए।
अब वो कहता है, कर्नल पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मतलब कुछ थोड़े से ही आदमी हैं उसके साथ, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम। केवल मुट्ठी भर आदमी है उसके साथ, लेकिन उसका जो दमखम है, उसका जो साहस है, वो तो देखो ज़रा। तो लेफ्टिनेंट कह रहा है, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है, मतलब वो दूसरों के बल पर ही बहादुर नहीं है, बल्कि अपने उसके अंदर भी इतनी दम है कि वो अपने दम पर बहादुर है। तो कर्नल कहता है, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील का को कत्ल कर देता। अब यहाँ एक और कारनामा वजीर अली का आता है। वो कह रहा है, अगर बहादुर ना होता तो यूं मतलब इस तरह से क्या कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। तो अब लेफ्टिनेंट के तो कान खड़े हो गए। वो कह रहा है, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल। अब वो कर्नल उस किस्से को बयान करता है। वो कह रहा है, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। कि वजीर अली को क्या किया था हमने, जब वो उसने किसने वो किया था, उसके जो चाचा थे, उसने जब अंग्रेज़ों के साथ वो मिल गया था और उन्होंने क्या किया था, आधी जो वहाँ की अवध की जागीर थी वो अंग्रेज़ों को दे दी थी, 10 लाख दे दिए थे और ख़ुद मज़े कर रहा था, और वजीर अली को बेचारे को वहाँ से हटा दिया गया था। और अंग्रेज़ों ने उसको वहाँ से हटा करके वहीं नहीं रखा, उस पद से हटा करके उस जगह नहीं रखा, बल्कि क्या किया, वहाँ से वजीर अली को उन्होंने बनारस पहुँचा दिया और 3 लाख रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। उसको केवल 3 लाख रुपये साल के दिए जाना निश्चित कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। जो वहाँ का गवर्नर जनरल था, उसने वहाँ बनारस से उसको कलकत्ता बुला लिया। अब वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया। वजीर अली जो कंपनी का वकील था उसके पास गया। वो वकील उसके बनारस में ही रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की तो परवाह नहीं की, जो वो शिकायत करने गया था उस बात को तो नहीं सुना, बल्कि क्या किया, उसको ही उल्टा बुरा भला सुना दिया। अब वजीर अली के तो दिल में वैसे भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट ने कहा, और भाग गया। तो कर्नल ने कहा, अपने जानिसारों समेत, मतलब जो उसके साथ अपनी जान तक न्यौछावर करने वाले लोग थे, तो अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। उन्होंने क्या किया, वो पहले आजमगढ़ भागा और वहाँ से वहाँ के जो शासन करने वाले लोग थे, उन्होंने उसको बहुत ही सुरक्षित रूप से घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। अब ये जो कारवां है उसका, वो कई सालों से जंगल में भटक रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, आखिर ये जो वजीर अली है इसकी स्कीम क्या है, मतलब इसकी योजना क्या है। तो कर्नल कहता है, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। उसकी स्कीम यह है कि वो किसी तरह से यहाँ से नेपाल पहुँच जाए और अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे। उसने जो अफ़गान के जो शासक को यहाँ पर आक्रमण करने की बुला रहा है, तो उस हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए और सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे। जो सआदत अली जो उसका चाचा था, वो उसने जो अंग्रेज़ों की सहायता से उसको वहाँ से निकलवा दिया था, उसको वहाँ से हटाए, उसको उस पद से हटा करके खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट ने कहा, नेपाल पहुँचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुँच गया होगा। तो कर्नल ने कहा, हमारी फ़ौजें और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है उसी समय। तो कर्नल उठ जाता है, जैसे सिपाही अंदर आता है तो वैसे ही वो उठ जाता है। वो कहता है, क्या बात है। तो वो गोरा नाम है उसका। वो कह रहा है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है, तो दूर से धूल उठती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल ने कहा, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे।
सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो कह रहा है गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफ़िला चला आ रहा हो। मतलब गर्द जो धूल थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारे घुड़सवार चले आ रहे हों। मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। लेकिन वो कह रहे लेकिन मुझे तो एक ही सवार नज़र आ रहा है। कर्नल भी खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट कह रहा है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहता है सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट आगे लेफ्टिनेंट क्या कहता है, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार कहता है बाहर से, जब वो तो बाहर है, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा जो सिपाही था वो चिल्लाकर कहता है बहुत खूब। सवार कह रहा है बाहर से, मतलब उसको चुप कराने वाली जो आवाज़ होती है ना, वो करके तो वो पता निकालता है। तो गोरा कहता है, वो गोरा अंदर आता है, कहता है हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल कहता है भेज दो। अब कर्नल उसको अंदर बुला लेता है। वो कहता है भेज दो। तो अब लेफ्टिनेंट कहता है वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तो कर्नल कहता है खामोश रहो। सिपाही के साथ वो अंदर सवार जो है वो सिपाही के साथ अंदर आता है। तब तक फिर सवार जो था वो आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई, मतलब मुझको, मतलब कि एकांत एकांत, तन्हाई तन्हाई मतलब एकांत चाहिए, एकांत एकांत, या कह सकते हैं हम तन्हाई तन्हाई। तो कर्नल कह रहा है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें, मतलब आपके दिल में जो है वो बात आप कह सकते हैं। तो वो कह रहा है, सवार कह रहा है दीवार हम गोश दारद, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, हमें क्या है तन्हाई, मतलब हमें एकांत चाहिए। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। कर्नल क्या करता है, जो लेफ्टिनेंट है और सिपाही जो अंदर थे उनको इशारा करता है बाहर जाने का। दोनों बाहर चले आते हैं। जब कर्नल और सवार, केवल दो बचते हैं, कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, मतलब अकेले रह जाते हैं। तो ज़रा वक्फे के बाद वो क्या करता है, उन दोनों जाने के बाद चारों तरफ देखता है, और चारों तरफ देखने के बाद क्या करता है, जब वो चारों तरफ देखता है तो चारों तरफ देखने के बाद सवार कहता है कि सवार क्या कहता है कि आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, मतलब आपने इस जगह पर खेमा क्यों डाला है। कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है लेकिन इतना लाभ लश्कर क्या मायने, मतलब इतने लाभ लश्कर के क्या मतलब कि आपको एक आदमी को तो गिरफ्तार करना है। तो कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो कर्नल कहता है क्यों, कहता है सवार कहता है वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल कहता है मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। सवार कहता है चंद कारतूस, वो उसने कुछ कारतूस मांगे। कर्नल ने कहा किस लिए। सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल भी उसको कहता है ये लो 10 कारतूस। उसने भी उसको 10 कारतूस पकड़ा दिए। अब 10 कारतूस पकड़ा दिए और उसको पता नहीं है ये कौन है। तो सवार मुस्कुराते हुए कहता है शुक्रिया। कर्नल कहता है आपका नाम। अब सवार कहता है वजीर अली। सवार क्या कहता है, वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। टापे क्या, तो जो घोड़े की पैरों के नीचे की जो खुर होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है जब वो चलता है, तो टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, उसको ने तो ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, और हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट पूछता है उसे कौन था। तो अब कर्नल अपनी बेइज्जती, कर्नल की तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी कि वो उसको कुछ नहीं कर पाया और वो उससे कारतूस भी उल्टा ले गया, तो वो अपना सच तो बता नहीं सकता था। तो इसलिए उसने दबी जबान से अपने आप से कहता है एक जांबाज सिपाही। क्या कहता है, एक जांबाज सिपाही। तो ये थी ये एक कहानी, और उम्मीद है कि आपको इस कहानी का सार भी समझ में आ गया होगा। तो इस कहानी के अगर हम सार पर जाते हैं तो इस कहानी का जो सार है वो क्या है, अगर हम छोटे रूप में कहें तो इस कहानी का केवल एक ही निकलता है
कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में हमारे देश में कई ऐसे जांबाज वीर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने की ठानी थी। ऐसे ही एक जांबाज वीर वजीर अली के इर्द गिर्द ये कहानी हमारी घूम रही है। तो लेफ्टिनेंट और कर्नल वजीर क्या थे, लेफ्टिनेंट और कर्नल जो थे वो वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डालकर बैठे थे। वे उसके कारनामों को याद कर रहे थे। वे चर्चा करते हैं कि वजीर अली को हटाकर सआदत अली को अवध के तख्त पर इसलिए बैठाया गया था कि अंग्रेज अपनी मनमानी कर सकें। उन्हें मालूम था कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह को भारत पर आक्रमण की सलाह दे रहा था। वजीर अली तथा कुछ अन्य शासकों के कारण लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विरोध की लहर दौड़ रही थी। वजीर अली गवर्नर द्वारा बुलाए जाने पर कंपनी के वकील से मिलता है और उसकी हत्या कर देता है। कर्नल को लगता है कि वजीर अली नेपाल जाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। तभी एक घुड़सवार आता दिखाई देता है। वह कर्नल से बात कर वजीर अली को पकड़वाने की बात कहता है और 10 कारतूस मांगता है। कारतूस मिल जाने पर वह बता देता है कि वही वजीर अली है। कर्नल उसकी बहादुरी को देख हैरान रह जाता है। लेफ्टिनेंट के पूछने पर कर्नल इतना ही कहता है कि वह जांबाज सिपाही था। कहानी होती है हमारी ख़त्म। आपकी समझ में आ गई होगी तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।